हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ धन प्रकाश वर्मा, कॉमर्स लेक्चरर, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 12 के बही खाता एवं लेखा शास्त्र विषय के अंतर्गत ह्रास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। ह्रास क्या है? देखिए, चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा, उस व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। स्थायी संपत्तियों का प्रयोग करने से व्यवसाय की आय जनरेट होती है और संपत्तियों को अगर हम कंटिन्यू लगातार प्रयोग करते रहें तो उसमें अंतर्निहित शक्ति कम हो जाती है और उसकी उपयोगिता कम होने लगती है। अब चूँकि संपत्तियों के प्रयोग से ही व्यवसाय की आय प्राप्त होती है तो हमें उन संपत्तियों को पुनः प्राप्त करना पड़ता है और उनके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो संपत्तियों के लगातार प्रयोग करने से उनके मूल्य में, उनकी उपयोगिता में जो भी कमी आती है उस कमी को हम ह्रास कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, किसी स्थायी संपत्ति के मूल्य में निरंतर प्रयोग से, यानी कि उस संपत्ति का प्रयोग हमें लगातार करते रहना है। लगातार प्रयोग करने से समय व्यतीत होने पर अथवा समय व्यतीत होने पर, कुछ संपत्तियाँ ऐसी होती हैं जिनका समय बीत जाने पर उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। दुर्घटनाग्रस्त होने पर, दुर्घटना मतलब कोई संपत्ति हम ला रहे हैं, लाते हुए मान लीजिए वो कहीं पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी हमने परचेज़ की है, उसको हम लेकर के आ रहे हैं और आते हुए वह गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी से टकरा जाती है तो उसके मूल्य में कमी आ जाती है। अप्रचलन होने से या अन्य किसी कारण से जो स्थायी, यानी कि ऐसी कमी जिसकी भरपाई नहीं हो सकती एवं शनै शनै धीरे धीरे कमी आती है, उसे हम ह्रास कहते हैं। अर्थात किसी भी स्थायी संपत्ति को लगातार प्रयोग करने से, निरंतर प्रयोग करने से, समय व्यतीत होने से, दुर्घटनाग्रस्त होने से, अप्रचलन होने से या अन्य किसी कारण से जो स्थायी एवं शनै शनै कमी आती है उसे हम ह्रास कहते हैं। स्थायी संपत्तियों का प्रयोग करने पर उनकी उपयोगिता में कमी आती है। इसको हम उस भरपाई करने के लिए समय समय पर उसकी मरम्मत कराते हैं। मरम्मत कराने से हम उसके समय को कुछ बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मरम्मत कराने के बावजूद भी वो संपत्ति ऐसी हो जाती है कि वो प्रयोग योग्य हमारी नहीं रहती और उसके मूल्य में कमी आ जाती है। तो उसके मूल्य में जो कमी आ रही है उसे हम ह्रास कहते हैं। ह्रास के विषय में विद्वान विलियम्स ने कहा है कि ह्रास संपत्ति के मूल्य में प्रयोग के कारण होने वाली कमी है। तो इन्होंने भी यही बात बताई कि संपत्ति को लगातार प्रयोग हमें करना है। संपत्ति को लगातार प्रयोग करने से उसकी उपयोगिता में कमी आएगी, उसके मूल्य में कमी आएगी। तो उसकी उपयोगिता में और उसके मूल्य में जो कमी आ रही है उसे हम ह्रास कहते हैं। ह्रास किन कारणों से लगता है? अब हम ह्रास के कारणों का अध्ययन करेंगे। सामान्यतः ह्रास जो लगता है वो मूर्त संपत्तियों पर, स्थायी संपत्तियों पर लगता है। तो मूर्त स्थायी संपत्तियों पर जो ह्रास लगता है उसे क्या कारण है? पहला कारण है आपका संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण। जैसा कि परिभाषा में भी बताया गया है, ऊपर इसके अर्थ में भी मैंने बताया कि संपत्ति का लगातार प्रयोग होना आवश्यक है। लगातार प्रयोग होने से उसके मूल्य में कमी आती जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने व्यवसाय के लिए कोई गाड़ी परचेज़ की है और गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है। उसको हम लगातार प्रयोग में ला रहे हैं। 1 साल व्यतीत होने पर अगर हम उसको बेचने की इच्छा रखते हैं तो वह गाड़ी हमारी 10 लाख की नहीं बिकेगी। मान लीजिए उसकी कीमत 6 लाख रुपए हो जाती है। तो 10 लाख और 6 लाख का जो अंतर है 4 लाख रुपए, वही उसका ह्रास कहलाता है। दूसरा कारण है अप्रचलन होना। अप्रचलन का मतलब होता है नित नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई जा रही है। जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ समय बाद उसके अच्छी टेक्नोलॉजी प्रयोग में लाई जाती है तो वह संपत्ति अप्रचलित हो जाती है। क्योंकि हमें प्रतियोगिता में बने रहना है, मार्केट में बने रहना है, तो हमें नई तकनीक की संपत्ति क्रय करनी पड़ेगी। इस कारण से पुरानी संपत्ति अप्रचलित हो जाती है। तो अप्रचलन के कारण भी हमें ह्रास की गणना करनी पड़ती है। समय की समाप्ति, नंबर 3 क्या है? समय की समाप्ति।
कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं जिनका एक निश्चित समय होता है, जैसे व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाला पेटेंट है, लाइसेंस है। ये संपत्तियां ऐसी होती हैं जिनका समय बीत जाने पर इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते। समय बीतने के कारण भी हमें ह्रास की गणना करनी पड़ती है। अथवा कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपने कोई संपत्ति परचेज़ की, जैसे आपने कोई गाड़ी ही परचेज़ की, गाड़ी को आप ले आए, भले ही उसे लाने के बाद आपने अपने यहाँ रखा हुआ है, प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने उसको परचेज़ किया और उसे आप 2 साल बाद बेचना चाहते हैं, जबकि गाड़ी आपकी चली भी नहीं है, समय व्यतीत हो चुका है 2 साल, तो उसकी आपको वह लागत नहीं मिल पाएगी, वह कीमत नहीं मिल पाएगी जितने में उसको आपने परचेज़ किया था। नेक्स्ट है हमारा दुर्घटना के कारण। ये ऊपर अर्थ में भी आ चुका है। दुर्घटना के कारण कैसे? कोई भी नई मशीनरी आप लेकर के आ रहे हैं या कोई संपत्ति आप लेकर के आ रहे हैं, उसको आप ला रहे हैं और रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है या आने के पश्चात अग्नि द्वारा या अन्य किसी कारण कोई दुर्घटना के कारण उस संपत्ति में कमी आ जाती है, तो उसके मूल्य में कमी आ जाती है। और मूल्य में कमी होना ही क्या कहलाता है? ह्रास कहलाता है। नंबर नेक्स्ट है बाजार भाव में स्थायी कमी। कभी कभी कुछ संपत्ति ऐसी होती हैं, जैसे हमारे अंश हैं या ऋण पत्र हैं, इनका बाजार भाव अचानक कम हो जाता है तो उनके मूल्य में कमी आ जाती है। ये भी आपके ह्रास का कारण हो सकता है। हम इस मूर्त संपत्तियों के लिए ह्रास शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी संपत्तियां भी होती हैं जो क्षयशील होती हैं या कृत्रिम संपत्ति होती हैं। तो ह्रास के साथ साथ कुछ अन्य शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं जिनको ह्रास की ही तरह माना जाता है, लेकिन वो उनका भिन्न अर्थ है। उनमें है पहला प्रत्युत्सर्जन यानी परिशोधन, अमोर्टाइजेशन। व्यापार में कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जैसे ख्याति, एकस्व, ये अमूर्त संपत्तियां होती हैं। इनका भी समय समय के कारण, समय बीतने के कारण इनके मूल्य में भी कमी आती जाती है। तो इनके मूल्य में जो कमी आ रही है उसे हम ह्रास ना कह करके प्रत्युत्सर्जन या अमोर्टाइजेशन इनको कहते हैं। दूसरा है उच्चावचन, फ्लक्चुएशन। व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाली जो संपत्तियां हैं, चालू संपत्तियां, ऐसा नहीं कि इनका भी प्रयोग शनै शनै हो रहा है या लगातार हो रहा है तो इनके मूल्य में कमी आ रही है। चालू संपत्तियों के मूल्य में अचानक कमी आ जाना, उनके मूल्य में कमी होना कहलाता है हमारा उच्चावचन या फ्लक्चुएशन। इस कारण भी व्यवसाय को हानि होती है, तो ये भी एक ह्रास की तरह ही मानी जाती है। तीसरा है आपका रिक्तीकरण। कुछ इस प्रकार की संपत्तियां होती हैं कि अगर वो रिक्त हो जाएं तो उनका मूल्य स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे तेल के कुएं, अगर तेल के कुएं से हम तेल निकाल लें तो कुएं खाली हो जाएंगे, उनका मूल्य कुछ नहीं रहेगा, और जब मूल्य में कमी होगी तो वही क्या कहलाएगा? हमारा ह्रास कहलाएगा। नेक्स्ट है खनिज की खानें या कोयले की खान। जब उनके अंदर से हम कोयला निकाल लेते हैं या खनिज पदार्थ निकाल लेते हैं तो वो खान हमारी खाली हो जाती है, और खान खाली होने के बाद उनका कोई मूल्य नहीं रहता और मूल्य में कमी होना ही हमारा ह्रास कहलाता है। तो ह्रास के अतिरिक्त ये 3 शब्द भी अन्य संपत्तियों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब आता है ह्रास का उद्देश्य। ह्रास लगाने का उद्देश्य क्या है? पहला है उत्पादन व्ययों का पूर्ण लेखा करना। जो उत्पादन करने वाली फर्म होती हैं, निर्माण करने वाली फर्म होती हैं, वहाँ पर मशीनों का प्रयोग होता है और मशीनों का प्रयोग होने पर उनके मूल्य में कमी आती है। ये भी एक प्रकार का व्यय है, व्यापारिक व्यय है। इसको भी वस्तु के उत्पादन लागत में हमें जोड़ना पड़ता है। यदि हमें किसी वस्तु की निर्माणी लागत का सही मूल्यांकन करना है तो ह्रास का मूल्यांकन करना जरूरी है, ह्रास को उसमें शामिल करना जरूरी है। कि मशीनें प्रयोग में लाई जा रही हैं, उनके मूल्य में कमी हो रही है, तो वह भी उत्पादन का एक व्यय है, इसलिए इसको भी उत्पादन लागत में हमें जोड़ना पड़ता है। दूसरा है सही लाभ हानि का ज्ञान। यदि आप अपने व्यवसाय का सही लाभ अथवा हानि ज्ञात करना चाहते हैं तो आपको अपने लाभ हानि खाते में ह्रास का लेखा करना अनिवार्य है। यदि आप ह्रास का लेखा नहीं करते हैं तो आपका लाभ, जो लाभ हो रहा है, वह वास्तविक लाभ से अधिक हो जाएगा।
क्योंकि ह्रास एक व्यय होता है, इसलिए इसको लाभ हानि खाते के ऋणी पक्ष में लिखते हैं। यदि इसको हम दर्शाएंगे तो हमारा वास्तविक लाभ हमें प्रकट होगा, और नहीं लिखेंगे तो हमारा लाभ वास्तविक लाभ से अधिक शो होगा। इसलिए हमें सही लाभ ज्ञात करने के लिए ह्रास की राशि को अवश्य कैलकुलेट करके लाभ हानि खाते में दर्शाना चाहिए। नंबर 3 है चिट्ठे की सही स्थिति का ज्ञान। यदि हमें अपने चिट्ठे की सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना है तो ह्रास का लगाया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम ह्रास नहीं लगाएंगे तो लाभ हानि खाते के द्वारा प्राप्त होने वाला लाभ हमें अधिक प्राप्त होगा। दूसरे, चिट्ठे में जो संपत्तियां दर्शाई जाएंगी उन संपत्तियों का मूल्य भी पूर्ण मूल्य होगा, जो कि वास्तविक मूल्य से अधिक होगा, क्योंकि मूल्य तो कम हो चुका है और आपने ह्रास उसमें से नहीं घटाया है। तो इसलिए चिट्ठे की सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस वर्ष का ह्रास संपत्तियों में से घटाना आवश्यक है। नंबर 4 है संपत्तियों की प्रतिस्थापना हेतु कोष बनाना। जब आप संपत्ति को लगातार प्रयोग में लाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि संपत्ति काम करना पूर्ण रूप से बंद कर देती है। भले ही आप उसकी मरम्मत कितनी भी करा लें, लेकिन उससे वो उपयोगिता आपको नहीं मिल पाती जो आप नई संपत्ति से प्राप्त कर सकते हैं। मरम्मत कराने के बाद उसकी आप उपयोगिता को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वह बिल्कुल काम करना बंद कर देती है और व्यवसाय में आय प्राप्त करने के लिए संपत्तियों का प्रयोग आवश्यक होता है। इसलिए हमें उस स्थिति में नई संपत्ति खरीदना आवश्यक हो जाता है। जब हम नई संपत्ति खरीदते हैं तो उसके लिए फंड की आवश्यकता होती है, और ऐसा फंड अगर हम एकदम तुरंत एक साथ खर्च करें तो इसका प्रभाव व्यवसाय पर पड़ता है। इसलिए संपत्ति की प्रतिस्थापना के लिए हम प्रतिवर्ष ह्रास की एक निश्चित राशि लाभ हानि खाते से लेकर के एक कोष का निर्माण करते हैं कि जब भी हमें संपत्ति की पुनः स्थापना की आवश्यकता होगी तो उस कोष से पैसा निकाल करके हम संपत्ति की पुनः स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पूंजी में से लाभांश का वितरण रोकने हेतु। यदि हम ह्रास का उचित प्रकार से लेखांकन कार्य न करें, ह्रास की गणना न करें, तो हमें लाभ अधिक प्रदर्शित होगा, वास्तविक लाभ से अधिक लाभ हमारा होगा। अब कंपनियां लाभांश के रूप में उसका वितरण कर देती हैं तो ह्रास के हिस्से का लाभ भी वितरण हो जाएगा। तो ये ऐसे वितरण को रोकने के लिए ह्रास का लगाया जाना अति आवश्यक है। यदि हम ह्रास की गणना करेंगे तो वास्तविक लाभ हमें प्राप्त होगा और उस वास्तविक लाभ को ही हम लाभांश के रूप में वितरण कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कानूनी अनिवार्यता हेतु। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार ये एक कानूनी अनिवार्यता है कि आप ह्रास की व्यवस्था किए बिना लाभांश का वितरण नहीं कर सकते। अतः इस अनिवार्यता का पालन करने के लिए व्यवसाय में ह्रास की व्यवस्था करना अनिवार्य हो जाता है। ह्रास की व्यवस्था करने के पश्चात ही इस अधिनियम का भी हम पालन कर सकते हैं। इसके अनुसार हम लाभांश का वितरण कर सकते हैं। यदि हमने लाभांश का वितरण बिना ह्रास की व्यवस्था के किया तो वह इस अधिनियम के विपरीत होगा। नेक्स्ट आता है आयकर के उचित भुगतान हेतु। यदि हम ह्रास की व्यवस्था ना करें तो हमें लाभ जो प्राप्त होगा वह वास्तविक लाभ से अधिक लाभ प्राप्त होगा। ऐसा करने पर हमें आयकर भी अधिक भुगतान करना पड़ेगा, किंतु यदि हम ह्रास की व्यवस्था करेंगे तो लाभ हमें वास्तविक प्राप्त होगा और उस पर हम जो आयकर भुगतान करेंगे वह आयकर भी हमें कम भुगतान करना पड़ेगा। तो आयकर का उचित भुगतान करने हेतु भी ह्रास का लगाया जाना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से ये भिन्न भिन्न कारण हैं जिनकी वजह से हमें ह्रास की गणना करनी चाहिए। संपत्तियां तो प्रयोग में हम ला ही रहे हैं, उनके मूल्य में कमी हो रही है, तो इन कारणों के कारण भी हम ह्रास को लगाते हैं। अब आती है बात, नेक्स्ट बात हमारे सामने आती है कि ह्रास की राशि निर्धारण करने हेतु आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। यानी कि हमें अगर ह्रास की व्यवस्था करनी है, ह्रास की राशि निकालनी है, तो ऐसे कौन कौन से आधारभूत तत्व हैं जिनको हम इसके माध्यम से
निकाल सकते हैं। तो पहला है आपका संपत्ति की लागत। संपत्ति की लागत क्या होती है, इस पे ध्यान देंगे। संपत्ति की लागत, सबसे पहला फैक्टर है हमारा संपत्ति की लागत, यानी कि इसके अंदर संपत्ति कितने मूल्य की आपने क्रय की है, क्रय मूल्य, प्लस उस संपत्ति को व्यवसाय तक लाने में खर्च होने वाला भाड़ा, उस संपत्ति यानी मशीन को कारखाने में अगर हम स्थापित कर रहे हैं तो उसकी स्थापना का व्यय, स्थापना व्यय, एवं उस संपत्ति यानी मशीन को स्थापित कराने में जो इंजीनियर वहां पर नियुक्त किया है उसका भी पारिश्रमिक, ये सब इस प्रकार के व्यय हैं जो एक बार आपको संपत्ति की स्थापना में करने पड़ते हैं। ये सब हमारे पूंजीगत व्यय होते हैं। इन सब को हम संपत्ति की लागत में जोड़ करके ही मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उस मशीन का क्रय मूल्य ही उसकी लागत कहलाएगी। क्रय मूल्य में उस मशीन को जो हमने क्रय किया, मशीन को व्यवसाय तक लाने का भाड़ा, उसे स्थापना का व्यय, स्थापना कराने वाले व्यक्ति का पारिश्रमिक, इन सब को जोड़कर जो मूल्य प्राप्त होता है वह उस संपत्ति की लागत कहलाती है। दूसरा फैक्टर आता है संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य। कुछ संपत्तियां तो ऐसी होती हैं जिनका मूल्य अंत में शून्य हो जाता है, लेकिन जितनी भी स्थायी संपत्तियां हैं, मूर्तमान संपत्तियां हैं, जब उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है तो कुछ ना कुछ मूल्य उनका अवश्य बचता है, जिस मूल्य पर हम उनको बेच भी सकते हैं। जो उनका अवशिष्ट बचा है उसको हम बेच रहे हैं, तो जितने मूल्य का वह अवशिष्ट पदार्थ बिक रहा है वही उसका अवशिष्ट मूल्य कहलाता है। मान लीजिए किसी मशीन को हम लेकर के आते हैं और उस मशीन का जीवन काल 10 वर्ष है। 10 वर्ष के बाद जो उसका स्क्रैप बचता है, उसका मटेरियल बचता है, उसको हम सेल करते हैं, तो जितने मूल्य में वह बिक रहा है वह उसका अवशिष्ट मूल्य कहलाता है। इसके बाद संपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन काल। ये क्या होता है? अनुमानित उपयोगी जीवन काल। कोई भी संपत्ति आप परचेज करें, चाहे मशीन परचेज कर रहे हैं, चाहे आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं या कोई भवन परचेज कर रहे हैं, प्रत्येक संपत्ति का एक उपयोगी जीवन काल होता है, जितने समय तक आप उससे ठीक प्रकार से उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मशीन परचेज कर रहे हैं और उस मशीन का जीवन काल 10 वर्ष है, यानी 10 वर्ष तक उसको आप ठीक प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं, तो वह उसका अनुमानित उपयोगी जीवन काल है। प्रयोग तो उसके बाद भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो उससे उपयोगिता प्राप्त हमें हो रही है वह उतनी नहीं हो रही है जितनी हमें वह पहली स्थिति में नई जब थी या 10 साल तक उसको हमने यूज़ किया तब उससे उपयोगिता मिल रही थी, वह 10 साल के बाद हमें प्राप्त नहीं होगी। और प्रतियोगिता के में टिके रहने के लिए हमें अपनी संपत्तियों को अपडेट करना पड़ता है, नई लेनी पड़ती है। तो उसका अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष माना हमने। किसी भी संपत्ति का अनुमानित जीवन काल यानी कि समय जितना अधिक होता है उस पर ह्रास की दर उतनी ही कम होती है। अगर संपत्ति का जीवन काल ज़्यादा है तो ह्रास की दर कम होगी, क्योंकि हमने उस संपत्ति के मूल्य को उतने समय में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दूसरी बात, यदि समय कम है संपत्ति का, मान लो 5 वर्ष है, तो ह्रास की दर भी ज़्यादा होगी। और संपत्ति का जो उपयोगी जीवन काल होता है ये अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आधारित होता है, जैसे मरम्मत और नवीनीकरण, या अप्रचलन, प्रतियोगिता
आदि अनेक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही उसके जीवन काल की गणना की जाती है। अब आता है हमारा ह्रास संबंधी लेखांकन। ह्रास का परिभाषा, इसके कारण और उद्देश्य और आधारभूत तत्वों के पश्चात ह्रास का लेखांकन कैसे होता है पुस्तकों में, अब इस पर ध्यान देंगे कि इसका लेखांकन कैसे हम करते हैं। ह्रास का लेखांकन पुस्तकों में करने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहली विधि है ह्रास का संपत्ति खाते में लेखा। ह्रास का हम संपत्ति खाते में लेखा कर रहे हैं, तो ध्यान दें किस प्रकार हम लेखा इसका करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। जब आप ह्रास की गणना करते हैं कि संपत्ति पर ह्रास निकालते हैं, तो जो लेखा होता है, ह्रास चार्ज करते हैं, तो लेखा हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। हमने उस संपत्ति पे ह्रास लगाया और वर्ष के अंत में ह्रास की इस राशि को हम लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ह्रास की जितनी भी राशि आई है, जितना आपने ह्रास संपत्ति पे चार्ज किया है, उसको वर्ष के अंत में जब लाभ हानि खाता बनाते हैं, तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में इसको हम हस्तांतरित कर देते हैं। अब आती है बात संपत्ति बेचने पर। यदि हम संपत्ति को बेच रहे हैं, तो संपत्ति के बेचने पर हमें लाभ अथवा हानि भी हो सकता है। कई बार संपत्ति को हम वर्ष के मध्य में बेच देते हैं, तो उस समय ह्रास की गणना कुछ कई बार हमारे सामने कठिन हो जाता है। तो यदि हम संपत्ति को बेच रहे हैं, तो हमें उस पर लाभ हुआ है अथवा हानि, तो उसका ध्यान देंगे। संपत्ति के बेचने पर यदि लाभ हो रहा हो, क्या हो रहा है, यदि लाभ हो रहा है संपत्ति के बेचने पर, तो हम कैसे इस मूल्य को ध्यान से देखते हैं, कैसे आता है, तो देखिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। संपत्ति बेचने पर यदि लाभ होता है, तो इसका लेखा करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यदि इसको बेचने पर हानि हो रही है, तो इसका विपरीत लेखा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इस प्रकार ये पहली जो हमारी विधि है लेखांकन विधि, ह्रास का संपत्ति खाते में लेखा करना, इसमें इस प्रकार से हम लेखांकन कार्य करते हैं। अब दूसरी विधि हमारी आती है ह्रास आयोजन खाते में लेखा करना। यदि हमने ह्रास के लिए ह्रास आयोजन खाता तैयार किया है, तो हम क्या करते हैं, इस स्थिति में ह्रास की राशि के लिए एक ह्रास आयोजन खाता बनाते हैं और चिट्ठे में संपत्ति को उसके पूर्ण मूल्य पर, लागत मूल्य पर ही दिखाते हैं, और ह्रास आयोजन खाते को दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। इस संबंध में क्या लेखांकन कार्य होता है, उस पर ध्यान देंगे। ह्रास चार्ज करने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये जब वर्ष के अंत में लाभ हानि खाता बनाया जाता है, तो उस समय ह्रास की इस राशि को उसी प्रकार से ही ट्रांसफ़र करते हैं लाभ हानि खाते में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। लाभ हानि खाता बनाते समय लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में ह्रास की राशि को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। संपत्ति का जब जीवन काल समाप्त हो जाता है, अथवा जब संपत्ति को हम विक्रय करते हैं, तो संपत्ति का जो शेष है उसे हम ह्रास
आयोजन खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उस समय हम क्या लेखा करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। संपत्ति के विक्रय करने पर अथवा संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो जाने पर उसका शेष ह्रास के लिए आयोजन खाते में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हम संपत्ति को बेचते हैं तो संपत्ति पर हमें लाभ भी हो सकता है और हानि भी। यदि हमें लाभ प्राप्त हो रहा है तो लाभ के लिए वही लेखा जो हमने पहली विधि में पढ़ा था, लाभ होने पर लेखा क्या होता है, ध्यान देंगे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यदि हानि हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ये लेखा हमारा किया जाता है। अब हम ह्रास की गणना की कुछ विधियों के बारे में जानकारी लेंगे। ह्रास की जो विधियां अपनाई जाती हैं वो व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार, संपत्ति की प्रकृति के अनुसार अपनाई जा सकती हैं। तो उनमें से कुछ मुख्य विधियों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। पहला है आपका स्थायी किस्त पद्धति। इस पद्धति का जो नाम है वो दूसरा नाम क्या है, सरल रेखीय पद्धति। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इस पद्धति में क्या होता है कि जो ह्रास की राशि होती है वो प्रतिवर्ष एक समान रहती है और इसकी राशि ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला दिया है, ह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य और अपॉन में अनुमानित जीवन काल। यानी संपत्ति की लागत में से उसका अवशिष्ट मूल्य जो है उसे घटाने के बाद उसके अनुमानित उपयोगी जीवन काल से भाग करके जो राशि आती है वह 1 वर्ष की ह्रास की राशि होती है। यदि अनुमानित जीवन काल 5 वर्ष है तो वही राशि प्रतिवर्ष ह्रास की घटाई जाती है। अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है तो वही राशि 10 वर्षों तक हम पुस्तकों में उसका लिखा करते हैं। अब चूँकि इसमें ह्रास की एक ही राशि आती है इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्थायी किस्त पद्धति। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता और ह्रास की गणना करना इसमें सरल होता है, इसलिए नाम रखा गया है इसका सरल रेखीय पद्धति। किंतु यदि देखा जाए वैधानिक नियम से तो यह पद्धति मान्यता प्राप्त नहीं है, आयकर में भी इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि जब संपत्ति की लागत अधिक होती है, उपयोगिता अधिक होती है, तब भी उतना ही ह्रास लगता है और जब संपत्ति की लागत घटती जाती है तब भी उतना ही ह्रास लगता है। जबकि संपत्ति की लागत अधिक होने पर ह्रास अधिक और लागत कम होने पर उसका ह्रास भी कम होता जाना चाहिए। इसलिए यह पद्धति वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी आती है हमारी क्रमागत शेष पद्धति, जिसे हम बोलते हैं अपलिखित मूल्य पद्धति अथवा घटती शेष पद्धति। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, कई नाम है इस पद्धति के। इसमें क्या है, इस पद्धति में प्रथम वर्ष में संपत्ति के लागत मूल्य पे एक निर्धारित दर से ह्रास लगाया जाता है। जैसे हमने पहली विधि में पढ़ा कि ह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य पौन अनुमानित जीवन काल। मगर यहाँ पर संपत्ति पर ह्रास निकालने के लिए हमें एक निश्चित दर दी होती है। उसके लिए हम फार्मूला प्रयोग करते हैं, क्या, ह्रास बराबर संपत्ति की लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य
और इसके साथ साथ जो हमें दर दी हुई है, दर, ह्रास की दर, जो निर्धारित दर है उस दर के अनुसार हम इस पद्धति में ह्रास का अपलेखन करते हैं। इसमें प्रथम वर्ष में ह्रास ज़्यादा आता है और जैसे जैसे उसका मूल्य घटता जाता है तो प्रति वर्ष ह्रास की राशि भी घटती जाती है। वैधानिक रूप से ये पद्धति मान्य है और इसको आयकर में भी मान्यता प्रदान की गई है। इसके अनुसार ह्रास सामान्यतः लगाया जाता है। अब तीसरी हमारी आती है वार्षिक वृत्ति पद्धति। उपरोक्त दोनों पद्धतियों में किसी में भी जो संपत्ति हमने परचेज की है उसमें जो धन हमने विनियोजित किया है उस पर ब्याज की कहीं कोई बात नहीं की गई है कि जो पैसा आपने विनियोजित किया है उस पर कितना ब्याज हमें मिलेगा। लेकिन इस कमी को दूर किया है वार्षिक वृत्ति पद्धति में। ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें वर्ष के प्रारंभ में जो संपत्ति का शेष होता है उस पर एक निश्चित दर से ब्याज की गणना की जाती है और एक वार्षिक वृत्ति तालिका होती है, उसके अनुसार हम संपत्ति को उसके जीवन काल में समाप्त कर देते हैं और जीवन काल समाप्त होने पर संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है। उपरोक्त जो विधि है क्रमागत शेष पद्धति, इसमें संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता परंतु यहाँ पर संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है। वार्षिक वृत्ति तालिका पर ध्यान अगर हम देंगे तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार के आंकड़े लिखे होते हैं, जैसे संपत्ति का मूल्य मान लीजिए 1 लाख रुपए है, संपत्ति का मूल्य है 1 लाख रुपए और संपत्ति का जीवन काल 3 वर्ष है और इस संपत्ति में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर हमें ब्याज 3% मिलता है तो ये राशि और 5% मिलता है तो ये राशि। हम मान के चलते हैं कि 3% ब्याज की दर से हमें ब्याज मिलेगा तो वार्षिक ह्रास कितना होगा, यानी कि जो राशि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट की है संपत्ति में, अगर हमें इसे 3 वर्ष में शून्य करना है, समाप्त करना है तो प्रति वर्ष हम कितने मूल्य ह्रास के रूप में निकालें, तो उसके निकालने के लिए हम गणना करते हैं संपत्ति का मूल्य ह्रास बराबर जो मूल्य दिया हुआ है 1 लाख रुपए, इसमें इस वार्षिक वृत्ति तालिका में दिए गए मूल्य का गुणा कर देते हैं और इसके बाद गुणा करने पर जो हमारे पास राशि आती है वो ये राशि आएगी। यानी कि 35,353 रुपये। यदि प्रतिवर्ष 35,353 रुपये आप ह्रास के रूप में अपलिखित करते हैं और आपको 3% ब्याज मिलता है तो 3 वर्ष के बाद आपकी संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाएगा। दूसरी अगली विधि आती है हमारी ह्रास कोष पद्धति। ह्रास कोष पद्धति भी यह भी वार्षिक वृत्ति पद्धति से मिलती जुलती पद्धति है, लेकिन यहाँ पर एक विशेषता है कि जब आपकी संपत्ति अपना जीवन काल पूर्ण करने के बाद पूर्ण रूप से बेकार हो जाती है तो आपको तुरंत अपने व्यवसाय की आय को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय की आय को प्राप्त करने के लिए संपत्ति की आवश्यकता होती है, उस समय धन की आवश्यकता होती है। यदि हम नई संपत्ति क्रय करते हैं तो व्यापार पर प्रभाव पड़ता है। व्यापार हमारा प्रभावित ना हो इसके लिए हम प्रतिवर्ष एक कोष की स्थापना करते हैं जो इस पद्धति के माध्यम से होता है। इसमें प्रतिवर्ष ह्रास के रूप में काटी जाने वाली धनराशि हम एक कोष में जमा करते हैं और उस कोष को व्यवसाय के बाहर विनियोग कर देते हैं और जब हमें वह संपत्ति पुनः क्रय करनी होती है तो विनियोगों को बेच करके वह राशि प्राप्त कर लेते हैं और संपत्ति को हम पुनर्स्थापना कर सकते हैं। पुनः स्थापना करने के कारण क्योंकि उस विनियोग को बेचकर संपत्ति प्राप्त की जा रही है तो व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा व्यवसाय निरंतर उसी निर्बाध गति से चलता रहता है। तो इस प्रकार आज हमने ह्रास की इन 4 विधियों का अध्ययन किया। इन चारों विधियों में व्यवसाय की प्रकृति, संपत्ति की प्रकृति के अनुसार विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये हमने आज ह्रास के विषय में पढ़ा। आशा करता हूँ कि ये आपको प्रकरण समझ में आ गया होगा ठीक प्रकार से। धन्यवाद।